हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत सॉरी। तो कुछ हेल्थ इशू और फेस्टिवल के चलते मैं आप लोग का क्लास ला नहीं पाई। ठीक है, पर आज से मैं आपका जो भी क्लास पेंडिंग था मैं उसको कंटिन्यू हाँ करने वाली हूँ। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक एक करके आपका चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। पहले मैं क्लास 6 का पढ़ाऊंगी, फिर क्लास 7 का, फिर क्लास 8 का। ठीक है, तो अगर आप ये चैप्टर को अगर आप डिटेल में एनसीईआरटी के चैप्टर को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इससे बाहर सीटेट वाला वो वाले क्या करते हैं कि अब आपका फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, आपका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ पूछ देते हैं। तो उसके लिए आपको को इम्पोर्टेंट है कि आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि अध्याय 8 गाँव, शहर और व्यापार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि गाँव के बारे में, शहर में और व्यापार मतलब किस प्रकार के गाँव हो रहे हैं, शहर हो रहे हैं और व्यापार हो रहे हैं। तो आपका जो चैप्टर 6 है उसमें हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि गाँव की जो कल्पना है, जो जब गाँव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अक्सर मतलब कि बच्चे जो हैं वो मिट्टी के सड़क, मिट्टी के जो घर हैं, उनकी कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा ही मिट्टी वाला घर जो होता है वो गाँव होता है। लेकिन ये जो गाँव है, ये पहले से भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। आज आज से ही नहीं वो मतलब स्टार्ट हुआ है गाँव, ये पहले भी मतलब बहुत साल पहले भी आपका गाँव आपका बहुत महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। बिना गाँव के आपका शहर नहीं है, बिना शहर के आपका व्यापार नहीं है। तो हम लोग इसके बारे में एक-एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यदि हम प्राचीन भारत के गाँव पर विचार करते हैं, तो ये हम पाते हैं कि हमारे वर्तमान शहर की तुलना में कहीं अधिक नियोजित है। वास्तव में ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जो कि महत्वपूर्ण गाँव, संपन्न शहरों और आपका व्यापार के बारे में जो भी हम क्लास चैप्टर 6 में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं, ये सभी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? एक-एक चीज़ हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उसको हाइलाइट करते हुए चलूँगी, तो आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लोहे के औजार और खेती, ठीक है? तो पहले पहले के टाइम में, प्राचीन काल में कैसे लोहे के जो औजार थे, उनका उपयोग करके कैसे लोग खेती करते थे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हम हमारी हमारी हमेशा की के ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है, ठीक है? इस उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब से स्टार्ट हुआ है? 3000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। महापाषाण युग, हुँ, कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते थे। ठीक, बहुत साल पहले जब जो कब्र मिला था, जो खुदाई करते टाइम उसमें आपके कब्रों में से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे। मतलब उनका जो भी औजार था वो उनके कब्र के साथ ही वो दफना दिया करते थे। ठीक है? तो यहाँ से है देखिए करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण भी मिलता है। इनमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। और ये सबके बारे में इनसे कृषि कैसे करते थे ये आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो आपका हर एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप चैप्टर 7 तक आप एक-एक करके वीडियो को कंप्लीट करें। तो ये आपका देखिए ये सब लोहे के औजार हैं, जो ये आपके उपयोग होते थे। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। ये है हँसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। ये है हँसिया, ये है कुल्हाड़ी और ये सरसी। ये चीज़ है। अब यहाँ से आइए हम लोग चलते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अध्याय 5 में आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कैसे-कैसे महत्वपूर्ण कदम थे और उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएँ, तालाब और कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए हैं। ठीक है? ये आपका हो गया। अब देखिए इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान से सही वाक्य भरो। ठीक है? अब इसमें देखिए आपको ये चीज़ है कि जो भी आपका परिवर्तन हुआ है सिंचाई से वो आपका दर्शाया हुआ है, तो इसको आपको
भरना है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। अब आपको यहाँ से पढ़ना है, देखिए गाँव में कौन-कौन है रहते थे, ठीक है? तो पहले के जो गाँव थे उसमें लोग कैसे-कैसे काम करते थे, तो मतलब ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 लोग रहते थे और तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहते थे, हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मज़दूर, हाँ, जो कि वहाँ पे काम करते थे, जिनका अपना भूमि नहीं था, उस भूमि पर वो सिर्फ़ काम करते थे, तो उनको बोलते थे दास कडेसियार, हाँ, और अदमाई भी उनको कहा जाता था। तो ये आपका है, ठीक है? अब यहाँ से आइए चलते हैं। देश के उत्तरी हिस्सों में गाँव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, ठीक है? ये आपका ग्राम भोजक कौन कहलाता था? तो ये आपका आंसर हो गया। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर अन्य कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, और जो कि आनुवांशिक था। ये जो पद है, ये आनुवांशिक था, इस पे लोग एक के बाद एक ही परिवार के कई पीढ़ियों इस पद पे चलते थे। ये आपका हो गया है। अब आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है? ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, हाँ, जिन्हें गृहपति कहते थे। गृहपति कौन था, ठीक है? ग्राम भोजक को छोड़ के जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे, उन्हें हम कहते थे गृहपति। ये क्वेश्चन आपका आता है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और वो किसी पर काम करते थे, ठीक है? जिन्हें दूसरों के ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। वह किसी और के ज़मीन पर काम करते थे, उनका अपना ज़मीन नहीं था। और वो उस ज़मीन पर सिर्फ़ काम करते थे और उसका जो है उनको पैसा मिलता था। अधिकांश गाँव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ये गाँव में लोग रहते थे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आ जाइए, देख लेते हैं तमिल की रचनाएँ। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा, और करीब 2300 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है? 2300 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि, हाँ, क्योंकि ये मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था, और गाँव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया था, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो आप इसको अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब ये देखिए, आहत सिक्के, इसके इसके लिए भी आपका क्वेश्चन पूछता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी ये वर्गाकार या गोल होते थे, हाँ, जो कि धातुओं की चादर को काटकर और धातुओं के चपटे गोल गोल से बनाए होते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पों से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। आहत सिक्के क्या होते हैं? तो आपका ये चीज़ अगर आपका आ जाएगा कि आहत सिक्कों में से इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट आपका सही है या कौन-सा सही नहीं है, तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप अपना कर लेंगे। पुरातत्वविदों को इस युग के हज़ारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के ही थे, जो कि करीब 500 साल पहले चले थे। तो पुरातत्वविद जब उसका खोज किए तो उन्हें आहत सिक्का ही प्राप्त हुआ था, बहुत अधिक संख्या में, जो कि 500 साल पहले ये यही सिक्का चलता था। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आइए हम लोग चलते हैं नगर। नगर क्या होता है? नगर में के गतिविधियों के हम लोग केंद्र पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर-पश्चिमी से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। ये हो गया आपका। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और अनेक मंदिर थे। आस-पास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए जु भोजन जुटाते थे, और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा में ही बहुत सारी मूर्तियाँ बनती थी, यह उसका केंद्र मानते थे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कहाँ की? कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ये चीज़ आपका देख लीजिएगा। यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कौन-सा जगह? मथुरा।
मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त में अभिलेख है, तो आपका ये अभिलेख है, आप इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट अभिलेख है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वालों को का इसमें उल्लेख मिलता है। ये आपका हो गया मथुरा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि शिल्प और शिल्पकार। शिल्प और शिल्पकार क्या थे? पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं। ये आपका शिल्पकार हो गया। ये उत्तरी काले चमकीले पात्र थे और क्योंकि यह ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। ये आपका हो गया। अब अन्य दूसरे शिल्प के अवशेष नहीं बचे होंगे। कपड़ों कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था पहले। उत्तर में बनारसी, दक्षिण में मदुरै और इसका प्रसिद्ध केंद्र था। ये आपका इतना ही आपका इसमें इम्पोर्टेंट है और आपका इम्पोर्टेंट है नहीं है। यही शिल्प और शिल्पकार से क्वेश्चन आपका पूछता है। अब आपका ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि NBPW क्या है। ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र। ये आपका क्या है? यह एक कठोर चाक निर्मित है। हाँ, और जो कि धातुओं के तरह दिखता है और चमकदार काली सतह वाला पात्र है। इसको बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों पर भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे और इसका परिमाण स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली होती थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए यहाँ पे देखिए सूत काटने और बुनने के नियम। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन पूछता है और आपका मान लीजिए सोशल साइंस में तो क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, ये नियम जो है अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, अक्षम सक्षम महिलाएं और जो आ, वृद्ध वेश्याएं हैं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, से सेविकाएं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। ये काम कौन कौन करता था, ये आपका इसमें लिखा हुआ है। अब इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। और जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं। ये चीज इसमें होता है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता है और उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, तो यही है आपका मेन, आपका ये लाइन है आपका सेकंड पैराग्राफ की। ये इसमें क्या 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 और कौन कौन सी औरतें इसको करती हैं, इसके क्या क्या वो है, क्या कहते हैं, नियम है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब कि एक एक चीज के बारे में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो कि मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उसमें क्या क्या लिखा था, किस भाषा में लिखा था, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पे लिख के लिखा हुआ है अभिलेखित मिट्टी के जो बर्तन है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिट्टी के जो बर्तन पे ये जो अभिलेख लिखा हुआ है, ये कई कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। किस लिपि में मिले हैं? आपके ब्राह्मी लिपि मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग करते थे और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। और आप इसके ये आपके सामने है पैराग्राफ, आप इसे एक बार मतलब कहानी के तौर पर आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। तो अब आपका आइए यहाँ से आपका देखते हैं एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। ठीक है, भरूच एक यूनानी नाम है, उसका कहानी है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हाँ, बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो ये जो बेरीगाजा है भरूच में, इसमें किस किस चीजों का आयात लोग करते थे, तो ये आपके सामने है। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद,
हाँ, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र का निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करते थे। हाँ, और इम्पोर्ट करते थे। इम्पोर्ट शराब, टिन, तांबा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी का इम्पोर्ट करते थे, और ये सब चीज़ का ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। अब आपका आइए यहाँ पे चलते हैं व्यापार और व्यापारी। तो ये सब आपका सिर्फ एक, हाँ, कहानी के तौर पे हम लोग ये सिर्फ सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं कि आपका कहाँ-कहाँ से व्यापार, हाँ, लोग करते थे, कहाँ-कहाँ से कौन-सी चीज़ें मँगाते थे। तो अब यहाँ से आइए, देखिए, दक्षिण भारत से सोना, मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन-सा? दक्षिण भारत। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि आपका मतलब का आपका सोना, मसाले और काली मिर्च जो है ये कहाँ से आता था? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण भारत से। काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में इतनी महँगी थी कि काले सोने के नाम से बुलाते थे, ठीक है? काली मिर्च वहाँ पे इतनी महँगी मिलती थी कि वहाँ का जो साम्राज्य था, लोग वहाँ पे काले सोने के नाम से बुलाते थे, और इसका व्यापार जो है लोग समुद्र, जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। और आपका यहाँ से दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं कि उसका हम अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन दिनों रोम के लिए बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक है। बहुत अच्छा व्यापार वहां से इन लोग का चलता था, ठीक है। तो ये आपका एक मतलब आपका कविता है, ठीक है। इस कविता को आप पढ़ेंगे तो आपका ये चीज मालूम पड़ेगा कि आपका कहाँ से क्या चीज आया था, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, समुद्री जहाजों पे लोग व्यापार करते थे, और गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ वहाँ से लिया करते थे। हि हिमालय से आपका मिला रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से आपका मिला चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर से मिला मोती, पूर्वी सागर से मिला मूँग, और गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, ठीक है। म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये आपका एक टाइप से आपका कविता है, लेकिन इसमें सब वो चीज़ लिखा हुआ है जो जो चीज़ जहाँ से मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट व्यापार हम लोग करते थे। अब आइए हम लोग यहाँ से यहाँ पे चलते हैं। समुद्र तटों पर लगे राज्य, ठीक है। तो इसको आपको मैप से पढ़ना पढ़ना पड़ेगा कि आपका जो भी इंडिया का जो मैप है आपका, समुद्र के पास पास आपका कौन सा सटे हुए राज्य हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। कौन सा है? कावेरी का मैदान का, जो कि सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे 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 काफी संपत्ति और शक्ति थी। संगम कविताओं में मोविंदार की चर्चा हुई थी। मोविंदार के नाम को आप लोग याद कीजिएगा। यह एक एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका अर्थ है तीन मुखिया, और इसके तीन मुखिया का नाम क्या है? चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। चोल, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। यह हो गया हम्म, आपका मोविंदार। अब यहाँ पे है आपका, देख लीजिए कि एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्सों में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, और सेकंड का पांड्य की राजधानी मदुरै बनी, ठीक है? ये आपका बना। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नाम का जो राजवंश था, उसका बहुत प्रभाव बढ़ा। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में इसके बारे में हमें ये पता है कि उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दिए गए दान एक अभिलेख से पता चलता है। तो ये आपका हो गया। और आपका इसमें से इम्पोर्टेंट है, पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो ये आपका हो गया। अब आपका रेशम मार्ग और आपका कुषाण, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके के सामने है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।